Hello, good evening to all my students. How are you to all? This is your this is your very important class UPPCS, UPSC, ROARO, BEO। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि हम आपकी जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं ये टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़े और बहुत ही अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो ये आपकी यूपीपीसीएस की क्लास है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पे देख सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मैटर हम लेकर आते हैं। प्रतिदिन आपके 10 क्वेश्चंस विथ समरी व्याख्या सहित आपके 10 प्रश्न चलते हैं और ये 10 प्रश्न जो है आपके बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बाकी के जो हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उसके साथ में विद समरी व्याख्या सहित जो आपके प्रश्न चल रहे हैं ये बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके पीटी के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपने। और हमारे दर्शकों से हमारा एक अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को स्टडीज के लर्निंग पॉइंट जो है आपका, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। आगे देखते हैं तो प्रश्न आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जल्दी से जल्दी जुड़े हमारे इस क्लास से। देखिए जो पहला प्रश्न है आपका वर्ष 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। देखिए आप लोग जानते होंगे यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि गांधी जो थे हमारे देशभक्त थे और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने राजनीतिज्ञ के कारण ही हमारे भारत देश में एक ऐसा विवाद अर्थात हिंदू और मुस्लिमों में एक ऐसा विवाद उत्पन्न कराया जिसके कारण से अपने भारत देश से ही अपने मुस्लिम भाइयों को ले गए और एक नए देश अर्थात पाकिस्तान की स्थापना की। किसने करवाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए इसमें देख लेते हैं। प्रश्न है आपका वर्ष 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? पहला ये आपका है राजगोपालाचारी फार्मूला या वेवल योजना या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव या फिर भारत का विभाजन। ये चारों ऑप्शंस में आपका क्या है? चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से। उत्तर है आपका राजगोपालाचारी। ए इज द राइट आंसर, आपका इज द करेक्ट आंसर, राजगोपालाचारी फार्मूला। अब इसमें देखिए इस राजगोपालाचारी जो फार्मूला अर्थात ये जो था इसमें क्या हुआ था, चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कहा गया है गांधी अर्थात जो गांधी थे मोहम्मद अली जिन्ना से वार्तालाप हुई। इनसे मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी से जो वार्तालाप हुई, तो वार्तालाप में वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने भारत की राजनीतिक चिंताओं के साथ साथ मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांत को भी संबोधित किया। किसने? उन्होंने। अर्थात जो ये वार्तालाप हुई थी तो उन्होंने राष्ट्र के साथ साथ में जो मुस्लिम पार्टी थी आपकी मुस्लिम लीग जो थे उसमें 2 राष्ट्र सिद्धांतों को भी संबोधित किया। अर्थात एक राष्ट्र आपका भारत हुआ और एक मतलब भारत को ही 2 भागों में विभाजित कर दिया जो कि आपका भारत और पाकिस्तान का कारण बना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जनता की इच्छा के साथ अपनी चर्चा शुरू की। गांधी ने जिन्ना को 17 जुलाई सन 1944 ईस्वी में पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। औपचारिक चर्चा 19 सितंबर 1944 को बंबई अर्थात मुंबई में शुरू हुई और 24 सितंबर 1944 में तक चली। यह चर्चा न केवल व्यक्तिगत रूप से हुई बल्कि यह पत्र के माध्यम से भी हुई। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी में वार्तालाप हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तबकात ए अकबरी अर्थात तबकात ए अकबरी
देख रहे हैं आप, दूसरा क्वेश्चन आपका, तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूं, अब्बास खान सारवानी या फिर निजामुद्दीन अहमद। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो तबकात ए अकबरी एक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे, किसने लिखा था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, निजामुद्दीन अहमद। क्या है? निजामुद्दीन अहमद जो हैं, इन्होंने ही तबकात ए अकबरी पुस्तक को लिखा था। चलिए देखते हैं इसकी समरी। तो निजामुद्दीन जो अहमद थे, इन्होंने क्या किया था, तबकात ए अकबरी जो पुस्तक आपकी थी, पुस्तक का नाम था तबकात ए अकबरी के लेखक जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद थे, मध्ययुगीन भारत में एक मुस्लिम इतिहासकार थे। ये मध्ययुगीन भारत में अर्थात मध्य भारत के ये क्या थे, एक मुस्लिम इतिहासकार थे। वह अकबर के दरबार में थे, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर छोटा आपका अकबर के दरबार में थे। तबकात ए अकबरी को तारीख निज़ामी भी कहा जाता है। तबकात ए अकबरी को तारीख निज़ामी भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। देखिए इसका एक ऑप्शन आपका छूट गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, कलकत्ता में, नई दिल्ली में या फिर औरंगाबाद में, और एक ऑप्शन हम अपनी तरफ से आपको ऐड कर देते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। देख रहे हैं कि राष्ट्रीय नाट्य जो विद्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। देखिए नई दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आपकी नाट्य संस्था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यहाँ पर देखिए नाटक वगैरह बनाए मतलब कराए जाते हैं, जैसे कि रंगमंच पर कोई शो करना है या फिर मूवी वगैरह बनानी है आपको, या किसी भी प्रकार का जैसे कि आपको कोई टीवी शो बनाना है, टीवी सीरियल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर नाट्य संगीत नाट्य अकादमी खोली गई है। इसके बारे में देख लेते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 1959 में की थी। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी रंगमंच प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और यह भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। तो देखिए इसके बारे में आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न है आपका, प्रश्न है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में है हमारा, तो भारत में लौह अयस्क जो अर्थात लोहे का जो उत्पादन होता है तो सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? उत्तर देख यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। इसमें देख लीजिए, बताइए जल्दी से आंसर आपका कौन सा होगा? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आंसर है आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, झारखंड। कौन सा है? झारखंड। सॉरी यहाँ पर उड़ीसा है आपका, मुझसे निकला है झारखंड, ये आपका उड़ीसा है। बी इज द करेक्ट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा जो है आपका लौह अयस्क में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश में लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का योगदान प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न है आपका। 5वां प्रश्न यहां पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, एक मिनट, देखिए लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में बीमा क्षेत्र का मुख्य नियामक है? बीमा क्षेत्र देखिए आपका इकोनॉमिक्स का ये
प्रश्न है आपका। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत में बीमा क्षेत्र का मुख्य नियामक है, तो वो होगा आपका कौन सा, राष्ट्रीय प्रतिभूति जो राष्ट्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, या फिर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात इरडाई अर्थात IRDAI, या फिर सी है आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या फिर है आपका डी नंबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो आपका बी है ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। लिखा है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसे इरडाई के नाम से भी जाना जाता है अर्थात इरडा। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा देश इसे जारी करता है। यहाँ पर देख लेते हैं विनियामक जो आपका है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई एक नियामक निकाय है। यह इरडाई अधिनियम जो है 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है तथा वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। वित्त मंत्रालय इसका कार्य मतलब कार्यभार संभालता है, वित्त मंत्रालय के अधीन है। यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित एवं विनियमित करता है। प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य अगर देखा जाए तो इरडाई अधिनियम जो है 1999 का बीमा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ बीमा अधिनियम जो है 1938 में निर्धारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका निम्नलिखित नदियों पर, देखिए प्रश्न है आपका निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर देखिए, हिरन, शेर, तवा, गर्जन। अब यहाँ पर लग रहा है कि पूरे सभी जानवरों के नाम मिल रहे हैं, लेकिन ये नदियों के नाम हैं जो कि किसी नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए देख लेते हैं किसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अब इन नदियों में से आप देख रहे हैं कि हिरन, शेर, तवा, गर्जन, ये कौन सी नदियों की जो सहायक नदियां हैं। तो देख रहे हैं कि आपका जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए हिरन भी आपकी सहायक नदी है नर्मदा नदी की, और इधर आपके शेर नदी भी है, तवा नदी भी है, करजन नदी भी है। ये चारों नदियां आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए देख लेते हैं कि नर्मदा नदी जो है आपके मध्य प्रदेश में देखते हैं अमरकंटक से निकलकर ये उल्टा अर्थात उत्तर से दक्षिण की पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी, ये आपकी नर्मदा नदी उल्टा बहती है, उल्टा बहने वाली ये नदी है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में यह कार्य करती है। यह मैकाल पर्वत और अमरकंटक शिखर, अब यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य पॉइंट आपके मिल रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है मैकाल पर्वत और अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो रीवा से होते हुए जाती है और मैकाल पहाड़ियों में और मैकाल पहाड़ियों की अमरकंटक शिखर से निकल कर यहाँ 1300, इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में अर्थात खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती है। जाके कहाँ पर ये गिरती है आपके खंभात की खाड़ी में। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि यह विंध्य पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का देखिए और मैटर है आपका, यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। नर्मदा की सहायक नदियां अगर देखी जाएं, देखिए नर्मदा की सहायक नदियां आपकी हिरन मिल रही है। कौन सी मिल रही है, यहाँ पर हिरन, कोलार, ओरसांग, बरनर, बंजार, शेर,
शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, कुंडी, गोई और करजन। ये आपकी इतनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कहा गया, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील हिमालय में ऊंचाई पर स्थित है? हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है जो हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है। तो कौन सी है? लोकटक झील है, या फिर त्सोगमो झील है, या फिर नैनीताल झील है, या फिर केबुल लामजाओ झील है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सोगमो झील। कौन सा है? सोगमो झील। अब ये सोगमो झील जो है ये हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के ही का ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर कहा जाता है, देखिए सोगमो झील जो है ये आपकी अब हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए सहायक है। सोगमो झील, जिसे चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम हिमालय में ऊंचाई पर स्थित यह झील है। इसे हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के माध्यम से ही पवित्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। 8वां है आपका प्रश्न है आपका, प्राचीन इतिहास जानने का प्राथमिक स्रोत क्या है? अब यहाँ पर प्राचीन इतिहास जो है आपका, प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरातात्विक कलाकृतियां, या फिर लिखित अभिलेख एवं दस्तावेज, या फिर मौखिक परंपराएं, या फिर भूगर्भिक संरचनाएं। अब यह भूगर्भिक संरचनाएं अगर लेंगे तो यहाँ पर देखिए भूमि की संरचना के बारे में बात की जा रही है। मौखिक परंपराएं अगर की बात कही जाए, जो प्राचीन काल से चली आ रही मतलब बताई हुई बातों का अनुसरण करना, यही आपका मौखिक परंपराएं होंगी। पुरातात्विक कलाकृतियां, जो पुरातात्विक विभाग के में आप लोग देखते हैं कुछ प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं, वो जो उसमें मतलब की गई कलाकृतियां वो हैं। तो आपका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, लिखित अभिलेख एवं दस्तावेज। ये देखिए यहाँ पर लिखित जो अभिलेख हैं, जो दस्तावेज हैं, जैसे कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने जीवन काल की संपूर्ण विवरण वहां पर लिखा है, इसी प्रकार से तो ये अभिलेख है और ये लिखित विवरण या दस्तावेज प्राप्त हो रहा है, उसी को इतिहास जानने का स्रोत यानी प्राथमिक स्रोत कहेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका समरी, देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित अभिलेख एवं दस्तावेज जैसे शिलालेख, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए जानकारी के प्राथमिक स्रोत हैं, क्योंकि वे अतीत की घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, मौर्य काल में स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख लिखने के लिए किस प्राचीन भारतीय लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए ऑप्शन है आपका खरोष्टी लिपिका, पाली लिपिका, या फिर संस्कृत लिपिका, या फिर ब्राह्मी लिपिका। तो देखिए यहाँ पर कहा गया जो मौर्य काल चल रहा था, मौर्य काल अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल चल रहा था, तो उन्होंने सबसे मतलब क्या स्तंभों पर या चट्टानों पर, पहले क्योंकि पुस्तकें तो चलती नहीं थी, तो अपने शिलालेख कहीं ना कहीं गुदवा दिए जाते थे या फिर पत्थरों को काटकर वहां पर बनवा दिया जाता था। तो देखिए आपका उत्तर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है आपकी कौन सी होगी, देखते हैं। यहां पर ब्राह्मी आपका इज द करेक्ट आंसर। तो प्राचीन भारत में मौर्य काल के दौरान स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था। इसने ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्राह्मी लिपि जो है आपके ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों में से अधिकांश लिपियों की जननी है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में किया गया है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अशोक ने जो अपने 13वें शिलालेख में अपने जीवन की कुछ जानकारियां दी हुई हैं, कौन सी लिपि में लिखी गई हैं? तो बताएंगे ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। देख लेते हैं 5वीं सदी और ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है।
इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा व दक्षिणी धारा। देख लेते हैं, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और नागरी देवनागरी को रखा गया है। दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, कलिंग ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल हैं। ब्राह्मी लिपि जो है आपकी दाएं से मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो आपकी ब्राह्मी लिपि है, देखिए, तो ब्राह्मी लिपि जो है आपकी दाएं मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती थी, अर्थात बाएं से दाएं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो आप लेख लिखते हैं वो भी बाएं से दाएं की ओर ही लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका लास्ट वाला, अंतिम प्रश्न है आपका, टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किस वायरल रोग को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है? तो देख लीजिए किसको, तो ऑप्शन है आपके खसरा को, क्षय रोग को, पोलियो को या हैजा को। ये बहुत ही ये चारों बीमारियां काफी ज्यादा खतरनाक हैं जो व्यक्ति के जीवन को तबाह करके रख देती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आंसर होगा शी इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात पीलिया। टीकाकरण कार्यक्रमों में के माध्यम से किस वायरल रोग को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है? तो वह आपका पोलियो। देखिए पोलियो जो है, हम लोग भी बचपन में पोलियो ड्रॉप वगैरह पीते थे और आज भी वो प्रचलित है, ताकि आने वाले भविष्य में किसी को वो समस्या ना हो जिस समस्या से पहले जूझते रहे हैं। देखिए कहा गया पोलियो, जिसे पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों में सफलतापूर्वक उन्मूलन किया गया है। बाकी पोलियो कहाँ गया? पोलियो अपंगता का कारण है। जो पोलियो हो जाता है अपंगता, अर्थात पैरों से मतलब न चल पाना, लकवा जैसा मर जाना, ये आपका पोलियो का ही एक कारण है। तो पोलियो अपंगता का कारण है और एक सामाजिक मतलब एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अर्थात जो पोलियो रोग होता है वो आपके मस्तिष्क में जो तंत्रिका तंत्र होती है उसी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस के 3 प्रमुख अलग अलग अंग हैं, जैसे वाइल्ड पोलियो वायरस और दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पर वो हो गया है। तो देखिए आपके यहाँ से सारा मैटर आपका समाप्त होता है। 10 प्रश्न देखिए आपके पूरे हुए और ये आपकी यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीईओ अर्थात समीक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीईओ, आरओ की क्लास चल रही है। आप बेहतरीन तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी 2024 एंड 2024-25 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को देखने की कोशिश कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और अधिक ज़्यादा प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।